ऑप्टिक्स की बारी है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स में हाइजेंस प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, है ना। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, मान लो हाइजेंस प्रिंसिपल में आपसे बोलेगा कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। कहने का मतलब है जैसे मान लो कि यहाँ पर वेव, ये पॉइंट सोर्स है ना, तो यहाँ से वेव क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा। तो प्रोपोगेट होने के बाद इसका सेकेंडरी वेवलेट बनेगा और इसको मिला दोगे तो ये वेव का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी तरह ये क्या होगा, वेव आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर the secondary wavelet spread out in all direction with the speed of light in the given medium। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, तो डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको पाथ डिफरेंस देकर फेज डिफरेंस पूछ सकता है। तो रिलेशन क्या होगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। कभी कभी आपको फेज डिफरेंस देगा और कहेगा पाथ डिफरेंस बताओ, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन में 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो देखना है कि पूछा क्या है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस के बीच में अगर रिलेशन कहेगा तो उस केस में डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन में लेमडा इंटू डेल्टा टी। आपको टाइम इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। तो एक बार इस दोनों फार्मूले को अपने माइंड में बैठाइए, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, और दूसरा फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस में क्या रिलेशन है। इस दोनों फार्मूला को याद कर लो क्लास में, क्योंकि इस पे जो डीपीपी होगा या जो नीट में क्वेश्चन आते हैं इस दोनों फार्मूले पे आते। आपको फेज डिफरेंस देकर पाथ डिफरेंस पूछ सकता है या पाथ डिफरेंस देकर फेज डिफरेंस पूछ सकता है। टाइम दिया रहेगा तो टाइम के केस में फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स और फेज डिफरेंस टाइम के टर्म में 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा टी। इसके बाद आओगे तो आपसे कभी कभी अगर इजी पेपर बनाएगा तो आपसे पूछ देगा कि पॉइंट लाइट सोर्स की वजह से वेव फ्रंट कैसा बनेगा। तो पॉइंट लाइट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा वो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ये आपको याद रखना है। अगर लीनियर लाइट सोर्स होगा तो उसकी वजह से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सोर्स एट इन्फिनिटी। मान लो कि सोर्स आपका इन्फिनिटी से आ रहा है तो माना जाता है कि वो पैरेलल आता है। तो जब भी पैरेलल आएगा, सोर्स एट इन्फिनिटी बोल दिया, तो उस केस में आपका प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार देखो इसको, ये 3 सोर्स है, इसी तीनों सोर्स से आपके वेव फ्रंट बनते हैं। तो पॉइंट सोर्स होगा तो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, लाइन सोर्स होगा तो आपका सिलिंड्रिकल बनेगा। अगर सोर्स इन्फिनिटी पता चल रहा है तो उस केस में आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो आपका प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। फ्रंट कहेगा बनाने के लिए और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा उसकी बात करेगा। तो सबको पता चल रहा है ये मिरर कौन सा है, आपका कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी तो इंसिडेंट होकर इधर की तरफ जाएगी, तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, इधर की तरफ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होगा। अगर मान लो कि आपका कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में आप लोग जानते हैं रे को ये डाइवर्ज करता, तो डाइवर्स के केस में आपका वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। तो वही लिखा हुआ है स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मिरर का केस था। अगर मैं लेंस का केस लूँ तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, बताया था लेंस में। तो इसमें वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। और कॉनकेव लेंस होगा तो उस केस में कैसा बनेगा, स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो एक बार इसको आप देख लो कि कैसा डायग्राम है, किस टाइप का लेंस है, तो उसका वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जा रही है, इसको ध्यान से समझना है और सुनना है, ठीक है। कोई हार्ड चीज नहीं है, फिजिक्स है, फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो यहाँ पर कोई ब्रिलियंट टीचर भी आके पढ़ाएगा तो जैसे मैं बता रहा हूँ वही चीज बताएगा। इसलिए पहले से ही डर बना लिया हो कि फिजिक्स नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बच्चे पहले ही से गिव अप मार रहे हैं, एग्जाम से पहले ही हार गए हैं कि फिजिक्स मेरे से नहीं होगा। कुछ नहीं है, क्लास अगर रेगुलर क्लास में पढ़े हो तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़े हो तो जितना बता रहा हूँ जाके घर पे रट्टा मार लेना। और कहाँ से क्वेश्चन आया इसमें लिखा भी है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है।
तो देखो यहाँ पर सबसे पहले S1 एक स्लिट है और दूसरा S2 है, तो यहाँ पर दोनों वेव यहाँ पर मिले तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब होता है दो वेव का मिलना। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, S1 एंड S2 फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल जो है फेज डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसमें दो केस बनेगा, एक बनेगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब सब चीज मैक्सिमम, सब चीज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यहाँ पर लिखा हुआ है फेज डिफरेंस एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0, और जनरल केस में मैं क्या लिखूंगा, 2n पाई। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये फेज डिफरेंस 0 और 2n पाई याद रखना है। अगर n 0 1 2 है तो n की जगह 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो जितना n बोलेगा उतना उसका फेज डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस आपका होगा डेल्टा x बराबर n लेमडा। n की वैल्यू 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3, और जहां तक बोलेगा वहां तक जाएगा। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वो Imax कितना होगा, Imax बराबर हो जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। Imax क्या हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए। अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे आते हो तो फेज डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कंस्ट्रक्टिव के लिए 0 और डिस्ट्रक्टिव के लिए 180 डिग्री। जनरल केस की बात करोगे तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2n-1 इंटू पाई। n की वैल्यू यहाँ 0 से नहीं स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे। वैसे ही अगर पाथ डिफरेंस की बात करोगे तो इसका जनरल केस क्या हो जाएगा, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। ये तो डायरेक्ट एक बार नीट में यही पूछ दिया था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो डायरेक्ट यही ऑप्शन में दे रखा था 2n-1, किसी ऑप्शन में प्लस किया था। तो आपको ये याद रखना है कि 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 होता है, n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जैसे यहाँ मैक्सिमम का केस था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, तो मिनिमम यहाँ पर मैक्सिमम के केस में, यहाँ मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, है ना। तो मिनिमम के केस में क्या हो जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो अगर एक चीज याद रखते हो तो दूसरा काम बन जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस स्लाइड को एक बार देखिए, इसमें कहीं भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं भी। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस 0 होता है, जनरल केस में 2n पाई लिखेंगे। उसके बाद पाथ डिफरेंस क्या होता है, n लेमडा होता है। Imax क्या होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। बस 3 चीजें याद रखोगे, इसका काम हो जाएगा। उसी प्रकार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आओगे तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। जनरल केस में क्या हो जाएगा, 2n-1 इंटू पाई। पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। इतने से आपका काम हो जाएगा इस स्लाइड से। तो इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आओगे तो आगे आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के केस में यहाँ पर देखो, मान लो कि पहला वेव आपका क्या है, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इस केस में रिजल्टेंट आप लोग वेव में पढ़े थे कैसे निकालते हैं, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें तो देखो a1 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ये पहले से आपको पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर मैं cos फाई को 1 ले लूं तो cos फाई 1 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूले में cos फाई लगा हुआ है, तो cos फाई मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो जाएगा, √A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो आप ये स्टेप भूल भी जाओ तो सिर्फ डायरेक्ट याद रखना कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, A1 प्लस A2 होता है। अगर cos फाई -1 है तो -1 का मतलब एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, मॉड में A1 माइनस A2। मॉड इसलिए आया है कि A2 अगर ज्यादा होगा तो निगेटिव आएगा, लेकिन उसको क्या करने की एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो cos फाई -1 पे ए मिनिमम आ जाएगा A1 माइनस A2। बहुत बार क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि Amax अपॉन में A मिनिमम का रेशियो क्या होगा, तो Amax जानते कि A1 प्लस A2 होता और A min कितना होता, A1 माइनस A2। सबसे ज्यादा की पॉइंट है कि इंटेंसिटी जो
होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एक बार इस स्लाइड को देखिएगा, फिर इधर आऊंगा मैं। एम्पलीट्यूड वाला केस देख लीजिए एक बार। सबको याद हो गया होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अगर cos फाई 1 है तो इसका मतलब a मैक्स है, a मैक्स का मतलब a1 प्लस a2। cos फाई माइनस 1 है, इसका मतलब क्या है, a मीन है, और a मीन कितना होगा, मॉड a1 माइनस a2। अच्छा कोई बताएगा अगर cos फाई यानी फाई की वैल्यू 90 हो गया, उस केस में एम्पलीट्यूड कितना आएगा। अभी मैंने किसका केस पढ़ा, 1 का मतलब cos 0 1 होता है, और दूसरा केस क्या पढ़ा, cos 180 का माइनस 1 होता है। लेकिन मान लो कि अगर 90 डिग्री दिया तो उस केस में आपका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, cos 90 जीरो हो गया, यानी ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अब आगे आ जाओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे, तो सुनोगे ध्यान से। जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था वैसे ही रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। देखो कहीं कहीं बुक में देखोगे तो ये डायरेक्ट दोनों एक साथ लिखा रहता है, लेकिन ये अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। तो जैसे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का केस देखे थे वैसे ही इंटेंसिटी मैक्सिमम का केस देखेंगे, है ना। तो cos फाई 1 मैक्सिमम होगा तो I मैक्स होगा, तो उस केस में I मैक्स क्या होगा, पहले ही बता दिया था ऊपर, लेकिन ये आया कैसे, तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। cos फाई माइनस 1 होगा तो I मिनिमम होगा, तो I मिनिमम कितना आएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो I मैक्स और I मीन का रेशियो क्या हो जाएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब I मैक्स क्या है, a मैक्स का स्क्वायर है, I मीन क्या हो जाएगा, a मीन का स्क्वायर। तो I मैक्स अपॉन में I मीन का ये रेशियो याद रखोगे, a स्क्वायर अपॉन में मैक्स, अगर मैक्स है तो मैक्स, मीन है तो मीन। a मैक्स क्या होता है, a1 प्लस a2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, a मीन क्या होगा, a1 माइनस a2 इसका स्क्वायर लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट केस है जब दोनों का इंटेंसिटी बराबर होगा। तो इंटेंसिटी बराबर है तो उसको मैंने I नोट ले लिया, ये क्लास में ड्राइव करके भी बताया जाता है। अभी याद कर लो कि I बराबर जो होगा 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 होगा। एक बार इसको देखो, इंटेंसिटी वाला देखो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वाला देखो। याद रखना है कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई होगा, cos फाई 1 I मैक्स होगा। I मैक्स का मतलब I1 प्लस I2 ये लगाओगे फार्मूला तो ये फार्मूला चेंज होके अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो I मैक्स हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। I मीन का रेशियो बोलेगा तो ये I बराबर 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ये 4I नॉट मैक्सिमम कब है, जब I1 बराबर आपका क्या है, I2, और इसको मैंने क्या ले लिया था, I नॉट ले लिया था। अब आगे आओगे तो आगे आपका है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी YDAC। तो सबसे पहले इसमें पाथ डिफरेंस पूछता है, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा x बराबर YND अपॉन में D। अब जो बच्चे रेगुलर क्लास में पढ़े हैं उनको पता है कि स्मॉल d क्या है और कैपिटल D क्या है। तो स्मॉल d क्या था बताओ आप लोग, स्मॉल d क्या था, ये दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस था, और कैपिटल D क्या था, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस था। अगर इसको बढ़ाओगे तो आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा, देखो D नीचे है, इसको बढ़ाने से पाथ डिफरेंस कम होगा और इसको बढ़ाने से क्या होगा, पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो डेल्टा x बराबर YND अपॉन में D हो जाएगा। मैक्सिमा, अगर देखो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस की बात करेगा तो ND लेमडा अपॉन में D, n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट हो जाएगा। मिनिमा की बात करेगा तो उस केस में 2n माइनस 1 D लेमडा बाई D आ जाएगा। n कहां से शुरू होगा, 1 2 3 से शुरू होगा। फ्रिंक्स विथ यानी बीटा, इस पे जो बच्चे रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे उनको इस पे मैंने कितना न्यूमेरिकल करवाया होगा, है ना। तो फ्रिंक्स विथ क्या होता है, बीटा, बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D लेमडा बाई D, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रिंक्स विथ बोलते हैं। तो बीटा बराबर D लेमडा अपॉन में D हो जाएगा। एक बार इस इधर वाले स्लाइड को सिर्फ देखो अच्छे से। YDAC में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला YND बाई D याद रखना है। जनरल केस में ND लेमडा बाई D, मिनिमा का 2n माइनस 1 D लेमडा बाई D, और फ्रिंक्स विथ होता है D लेमडा बाई D, ये पता होना चाहिए। अगर आपसे बोलेगा एंगुलर फ्रिंक्स विथ कितना होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन में D। अब यहाँ पर वो फ्रिंक्स विथ कैसा बनता है, YDAC कैसा होता है, उसका ये डायग्राम है। नेक्स्ट अगर आते हो, एक बार किसी से पूछो, अगर बुरा नहीं मानो तो क्लास में याद दिला दो तो
मिनिमा के केस में एन डी लेमडा बाई डी होगा, मिनिमा के केस में क्या होगा 2n-1 डी लेमडा बाई डी। फ्रिंग्स विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रिंग्स विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा आप बताइए। अब इसके बाद देखो इधर आओगे तो YDS इन लिक्विड, अब क्या करेगा मीडियम को चेंज कर देगा, तो मीडियम को चेंज करेगा तो उस केस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, तो यहाँ पर दे रखा है व्हेन YDS सेटअप इज इमर्ज इन ए लिक्विड देयर इज चेंज इन वेवलेंथ। आप जानते हो कि मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रखा भी है। तो मीडियम चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या चेंज होगा, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ पर n बराबर क्या जानते हो, C अपॉन में मीडियम का वेलोसिटी। अब यहाँ पर एफ लेमडा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ तो कट गया, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन में लेमडा डैश। तो n आपका क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मीडियम की बात करें तो लेमडा डैश कैसे निकालेंगे, लेमडा अपॉन में n से, और लेमडा डैश कैसे निकालेंगे, लेमडा अपॉन में म्यू से। म्यू आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर मीडियम चेंज कर रहा है तो क्या, देखो एयर में क्या था, yn डी लेमडा बाई डी था, मीडियम में क्या हो जाएगा, बस लेमडा की जगह लेमडा डैश आ जाएगा। तो यहाँ पर लेमडा डैश की वैल्यू ये वाला है ना, लेमडा अपॉन में म्यू, इसको रख दिया गया है। नीट में बहुत बार पूछा है ये। कुछ बच्चे मेरे पास जैसे राबिया है डाउट लेकर आई थी, तो इसी टाइप का वो क्वेश्चन था जब उसने मीडियम को चेंज किया था, ठीक है। तो अगर फ्रिंग्स विद इन एयर की बात करें तो बीटा बराबर डी लेमडा बाई डी हो जाएगा, लेकिन अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम में क्या हो जाएगा, डी लेमडा अपॉन में म्यू डी। म्यू क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो फ्रिंग्स विथ है मीडियम में कम होता है, एयर में ज्यादा होता है। अगर मीडियम चेंज करोगे तो आपसे बोलेगा कि फ्रिंग्स विथ पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है वनली फ्रिंग्स विद विल चेंज, यानी मीडियम चेंज करने से आपका फ्रिंग्स विद चेंज होगा, लेकिन पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा चेंज नहीं होगा। सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, जब YDSE एक्सपेरिमेंट करवाया होगा तो उसमें दिखाया होगा कि सेंट्रल मैक्सिमा क्या था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन स्क्रीन फॉर ऑल मैक्सिमा। अभी बताया था I बराबर क्या आएगा, 4I0। कब, जब I1 बराबर I2 बराबर I0 लेंगे। मिनिमा के केस में I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर याद हो क्लास में तो मैंने बताया था मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव होता है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है आपका व्हाइट, और मिनिमम का मतलब क्या होता है डार्क। क्लास में अगर बताया होगा तो जहां इंटेंसिटी 0 आ जाएगा तो इसका मतलब डार्क है, जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगा उसका मतलब क्या है, व्हाइट है, यानी ब्राइट फ्रिंग्स है। तो नोट वही दे रखा है, फ्रिंग्स विजिबिलिटी। ये देखो कभी पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा है। फ्रिंग्स विजिबिलिटी का फॉर्मूला Imax माइनस I min अपॉन में Imax प्लस I min हो जाएगा। अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट शीट। अब देखो अब क्या है, ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें क्या करेगा, एक स्लिट को ला देगा। तो अगर देखो ये नहीं रहता तो इसका पॉइंट यहाँ पर P आता, लेकिन इसको लाने से ये एडिशनल पार्ट डिफरेंस कितना होगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये म्यू क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपको दिया रहेगा। तो जियोमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस बिफोर क्या जानते थे, YD बाई डी। अगर इंसर्ट कर दिए हो ये, तो इंसर्ट करने से ये वाला वैल्यू रख दो यहाँ पर, डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई लेमडा। इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो फ्रिंग्स विथ शिफ्ट कैसे करेंगे एक बार इसको देख लेना। नेक्स्ट है आपका, अब क्या किए, पहले एक स्लिट लगाए थे, अब दोनों लगा दिए। तो इफ टू स्लैब्स आर इंट्रोड्यूस्ड, तो शिफ्ट क्या हो जाएगा, एस का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू वन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू टी वन माइनस म्यू टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू टी टू डी बाई डी। तो इसमें 3 केसेस बनेगा। अगर मान लो कि ये ऊपर वाला ज्यादा हुआ तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे वाला ज्यादा हुआ तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दोनों बराबर हुए तो जहां पर फ्रिंग्स विथ मिल रहा है वहीं पे मिलेगा। तो ये कंडीशन है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर आओगे तो ओवरलैपिंग का केस है। तो ओवरलैपिंग के केस में देखो नीट में सिर्फ ये सिंपल फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा है, यानी n1 लेमडा बराबर n2 लेमडा 2, ये रिलेशन याद रहेगा। तो नीट में एक क्वेश्चन हाल फिलहाल 2024 में ही पूछा है। तो आपको क्या करना है इसमें, मान लो कि ये लेमडा 1 लेमडा 2 है, लेमडा 1 लेमडा 2 है, दो स्लिट में दोनों का वेवलेंथ चेंज कर दिया है। तो ओवरलैपिंग के केस में क्या होगा, सब चीज लिखा हुआ है। लेट nth मैक्सिमम ऑफ लेमडा 1 वेवलेंथ ओवरलैप विद n2 मैक्सिमम ऑफ लेमडा 2 वेवलेंथ। तो उस केस में दोनों का फ्रिंग्स विथ क्या किए, बराबर कर दिए। तो बराबर करोगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा, n1 डी लेमडा 1 बाई डी प्लस n2 डी लेमडा बाई 2 डी। अब देखो डी दोनों का सेम है, डी डी सेम है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, n1 लेमडा बराबर n2 लेमडा 2। अब इसमें 4 चीजों में से कोई 3 चीज वैल्यू दी
दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछ सकता है। तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, एक बार इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। n1 क्या है इसको समझो। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, देखो वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा, उसके बाद आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके बाद सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, यानी डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, इंटरफेरेंस में आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। तो जो आपका इंटरफेरेंस का कंडीशन था वही डिफ्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा। जैसे वहां पर जो ब्राइट का कंडीशन था यहाँ पर डार्क का कंडीशन आ जाएगा, वहां पर जो डार्क का कंडीशन था यहाँ ब्राइट का कंडीशन आ जाएगा। तो इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा। कंडीशन क्या है, जो कैपिटल डी है वो ग्रेटर देन ए होना चाहिए। तो एन नेट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें तो एक्स बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा का फॉर्मूला आपको याद, यानी y बराबर आपको याद रखना है 2n + 1 डी लैम्डा बाई 2a। ए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2, फॉर्मेशन ऑफ एन नेट मिनिमा। यानी आपको मैक्सिमा का फॉर्मूला याद करना है और क्या याद करना है, मिनिमा का फॉर्मूला। तो यंग से आपका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा का फॉर्मूला 2n + 1 डी लैम्डा अपॉन में 2 है होगा और मिनिमा का कंडीशन n डी लैम्डा बाई a होगा। वहां याद करो, वहां मैक्सिमा का कंडीशन था n डी लैम्डा बाई d और यहां पर क्या हो गया n डी लैम्डा बाई a। अब ये एक्स्ट्रा चीज है, चाहो तो इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सिंगल स्लिट में आपको मैक्सिमा और मिनिमा का एक बार फॉर्मूला सिर्फ देख लो। फॉर्मूला मिनिमा की बात करें तो थीटा n बराबर n लैम्डा बाई a हो जाएगा। वहां पर क्या था, लैम्डा बाई a था, यहाँ पर n लैम्डा बाई a आ जाएगा। एंगुलर पोजीशन ऑफ एन नेट सेकेंडरी मैक्सिमा 2n + 1 लैम्डा बाई 2a हो जाएगा। एंगुलर विथ एंड लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये बीटा बराबर थीटा नॉट डी, ये फॉर्मूला आप देख लोगे, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है आपका पोलराइजेशन। ज्यादातर क्वेश्चन आपका इंटरफेरेंस से पूछता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पूछता है, डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन कम पूछता है और पोलराइजेशन से क्वेश्चन 2024 में पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है वो मैं अभी दिखा देता हूं। तो पोलराइजेशन क्या होता है, अगर क्लास में पढ़े होगे तो यहाँ से लाइट बीम जा रहा है, तो ये बताओ ये कैसा लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है। एक होता है पोलराइज्ड लाइट और एक होता है अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, जब इसको पोलराइजर से गुजारोगे तो ये क्या है, पोलराइजर। तो जब इस पोलराइजर से गुजारोगे तो मान लो कि अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी I0 है, पोलराइजर से गुजारे तो अब ये क्या हो गया, पोलराइज्ड लाइट हो गया। तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा, इंटेंसिटी जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। मान लो कि बोला कि यहाँ पर इंटेंसिटी बिना पोलराइजर का 10 था, तो यहाँ पर इंटेंसिटी आपका क्या हो जाएगा 5, मतलब इसका आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे डिनोट करते हैं, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है और ये क्या है, पोलराइज्ड लाइट है। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें दो कंडीशन आता है आपका, दो रूल है, पहला है लॉ ऑफ मोल्स और दूसरा है आपका पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन जो पूछा था आपसे नीट 2024 में, वो आपसे पूछा था पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो लॉ ऑफ मोल्स क्या होता है, लॉ ऑफ मोल्स कहता है कि जैसे मान लो ये पोलराइजर है, ये अनपोलराइज्ड लाइट था, इसको पोलराइज्ड करके इसका इंटेंसिटी I0 कर दिया। अब इस पोलराइजर का एंगल चेंज कर दिया, तो एंगल चेंज करेगा तो इसका इंटेंसिटी I आ गया। तो ये I किसके बराबर होगा, ये I बराबर होगा I0 cos स्क्वायर थीटा के। तो यही आपका लॉ ऑफ मोल्स होता है। अब cos स्क्वायर थीटा में एक स्पेशल केस बनाएगा, जब थीटा आपका 0 है तो cos 0 सब लोग जानते हैं कि 1 होता और 180 में क्या होता, -1 होता। तो cos थीटा प्लस -1 पे I क्या आ जाएगा, I0 के बराबर आ जाएगा। थीटा 90 होगा तो cos 90 0 हो जाएगा। उस केस में कोई भी इंटेंसिटी इससे पास नहीं करेगा। तो एक बार लॉ ऑफ मोल्स को ध्यान से देखो, लॉ ऑफ मोल्स को सब लोग ध्यान से देखो। रे ऑप्टिक्स में 30 क्वेश्चन थे, हो नहीं पाए थे, तो आज भी 30 क्वेश्चन है। तो जितना टाइम रहेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बाकी का जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको कल निपटा देंगे। समझ में आया। तो ये 2 क्लास में आपके ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 चैप्टर आपके बचेंगे, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर। तो ये जो आगे वाले चैप्टर है ये सारे इजी चैप्टर है। सेमीकंडक्टर फ्री का 4 नंबर देगा, लॉजिक गेट से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद पी टाइप एन टाइप पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। तो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को आप लोग हल्के में मत लेना। चर्चों का 16 नंबर वो देगा आपको। एक बार इसको पढ़ो, लॉ ऑफ मोल्स क्या होता है,
बस आपको याद रखना है लॉ ऑफ मोल्स में I बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस थीटा 0 और 180 है तो 0 पे 1 होगा, 180 पे -1 होगा, कॉस थीटा प्लस -1 है, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री पे आई नोट के बराबर होगा। और थीटा 90 है तो उस केस में इंटेंसिटी कोई पास ही नहीं करेगा। अब दूसरा जो पोलराइजेशन में लॉ करना है वो आपका है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर ब्रिस्टर जो फाइंड किया था, ब्रिस्टर फाउंड दैट एट द पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चे अगर क्लास में सही से पढ़े होंगे तो उनको पता था, ये ड्राइव भी करवाया था मैं। ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका क्या है रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका क्या है रिफ्रैक्टेड रे। ये इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे ब्रिस्टर एंगल। सिर्फ इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ दिया था नीट 2024 में कि म्यू बराबर क्या होगा, तो म्यू बराबर क्या आएगा tan IP। IP क्या है आपका पोलराइजिंग इंसिडेंट एंगल। तो इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन या ब्रिस्टर एंगल। एक बार इसको देखो, खत्म ही है, आप क्वेश्चन करेंगे। रे ऑप्टिक्स से छोटा चैप्टर था, आपको ज्यादा फोकस करना है इंटरफेरेंस पे और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। तो म्यू बराबर क्या होगा tan IP। म्यू दे देगा, IP पूछेगा तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में दिया था कि म्यू बराबर √3 है, तो म्यू बराबर √3 है, तो जो बच्चे पढ़े हैं अच्छे से बताओ IP कितना होगा। ये नहीं डरना है कि गलत होगा। अगर म्यू मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √3 दे रखा है तो आपसे कहेगा पोलराइजिंग इंसिडेंट एंगल कितना होगा, तो क्या बताओगे 60 डिग्री। तो जिसने 60 डिग्री बोला है बिल्कुल सही बोला है। ये म्यू की वैल्यू √3 है तो tan इनवर्स √3 इधर आएगा, तो √3 की वैल्यू tan में किसकी होती है 60 डिग्री की। तो उस केस में पोलराइजिंग एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन पूछा था। 2025 का पेपर छोड़ दिया जाए तो नीट का लेवल कुछ नहीं है। सिर्फ 2025 ही जेई मेंस की तरह पूछा था, बाकी नीट तो कुछ नहीं है। सिर्फ अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन ये सब याद है तो कर लोगे। और क्या पता इस बार फिजिक्स आसान पूछे। जो बच्चे फिजिक्स से डर रहे ना, जो फिजिक्स रेगुलर पढ़ते गया हो सकता है फिजिक्स ही आसान पूछ ले, केमिस्ट्री हार्ड कर दे, बायो हार्ड कर दे, कोई भरोसा नहीं। इस 2025 में फिजिक्स हार्ड आया था, तो इस बार हार्ड नहीं देगा, ये तो मैं ग्रांटेड बोल रहा हूँ। या तो मीडियम देगा या तो इजी टू मॉडरेट देगा। हार्ड सारे क्वेश्चन तो हार्ड नहीं होंगे। अब जैसे मैंने ही संडे का पेपर बनाया है तो क्या सारे क्वेश्चन में हार्ड डाला हूँ। 45 क्वेश्चन है तो उस 45 क्वेश्चन में मैं तो बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन छोड़ दो, 25 करके 100 नंबर लाओ ना। 100 नंबर लाते हो तो मैं मान जाऊँगा फिजिक्स की तैयारी अच्छी है। अब मैं मोटिवेट करते करते थक गया हूँ, अब मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कैसे पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ, आज तक मेरे क्लास का ऐसा फीडबैक कभी नहीं था जैसा अभी हो रहा है मेरे साथ। मैं तुम लोगों को सब चीज समझा रहा हूँ, सब चीज समझाने के बाद मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब भी क्या दिक्कत है मेरे को बताओगे तब तो मैं समझाऊंगा। मैं तो सब 2-4 बार बोल दे रहा हूँ क्या करना है कैसे करना है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग नोटबुक निकालो, पहला क्वेश्चन का आंसर बताओगे। चलो सब लोग पहले क्वेश्चन का आंसर बताओगे।